बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल एकेडमी की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो बच्चों, यूपीपी की परीक्षा की तैयारी आपकी चल रही होगी और व्याकरण से संबंधित ये हमारी 19वीं वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, और आपको यदि अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित जो वाक्यांश दिया है उसके लिए एक शब्द का आपको क्या करना है, चयन करना है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपतः या प्रतीक। तो आपको ये बताना है कि आंखों के सामने इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, प्रत्यक्ष बनेगा, परोक्ष बनेगा, प्रारूपतः बनेगा या प्रतीक बनेगा। तो पहले वाले का उत्तर आपको देना है कि क्या बनेगा। तो बच्चों, आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो विकल्प पहला जो है इसका सही हो जाएगा, पहले का पहला। चलिए सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में कह रहा है कि दिए गए वाक्य में सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो जो वाक्य नीचे दिया गया है उसके लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला। तो आपको ये बताना है कि आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं। अय्यासी, अपव्ययी, मितव्ययी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा। अय्यासी, अपव्ययी, मितव्ययी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो आवश्यकता से अधिक खर्च करता है उसको अपव्ययी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अपव्ययी। और जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। तो दूसरे का बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि कानन कुसुम किसकी रचना है। तो आपको ये बताना है कि कानन कुसुम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है। बाबू श्याम सुंदर दास, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि किसकी रचना है। बाबू श्याम सुंदर दास, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताना है कि कानन कुसुम किसकी रचना है। तो बच्चों, कानन कुसुम जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। करा रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। तो आपको ये बताना है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। लल्लू लाल हैं, सदा सुखलाल, इंसाअल्लाह खां या सदल मिश्र। तो चौथे का आप उत्तर बताएं कि चौथे का उत्तर क्या होगा। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। लल्लू लाल हैं, सदा सुखलाल हैं, इंसाअल्लाह खां हैं या सदल मिश्र है। तो बच्चों, चौथे का उत्तर क्या होगा। तो देखो बच्चों, रानी केतकी की कहानी जो है वो इंसाअल्लाह खां की है, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो चौथे का सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। तो आपको विपिन शब्द का समानार्थी बताना है, मतलब इसका पर्यायवाची आपको बताना है। अमृत, अनल, कानन या बाजी। तो आपको ये बताना है कि कौन इसमें से सही होगा। अमृत, अनल, कानन या वाजी। तो कौन सा सही होगा। विपिन शब्द का समानार्थी आपको बताना है। शब्द कौन सा है, विपिन। तो इसका समानार्थी क्या होगा। ए कह रहा अमृत, बी अनल, सी कानन और डी कह रहा है वाज। तो बच्चों, इसका सही हो जाएगा कानन। क्या हो जाएगा, कानन इसका उत्तर सही हो जाएगा। अरण्य भी कह सकते हैं, जंगल भी कह सकते हैं और कांतार भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। सवाल नंबर छठवें में कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से ऋजु शब्द का विलोम कौन सा है। तो आपको ऋजु शब्द का क्या बताना है, विलोम बताना है कि इसका विलोम क्या बनेगा। सरस, वक्र, मिथ्या या सुर। तो आपको ये बताना है कि ऋजु शब्द का विलोम क्या बनेगा। सरस होगा, वक्र होगा, मिथ्या होगा या सुर होगा। तो बच्चों, ऋजु शब्द का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात वक्र होता है। ऋजु का क्या होता है, वक्र होता है। हैं? सरस का विलोम नीरस होता है। सरस का क्या होता है, तो नीरस हो जाएगा।
मिथ्या का क्या हो जाएगा, मिथ्या का सच हो जाएगा। मिथ्या माने झूठ, तो सच हो जाएगा। सुर का असुर हो जाएगा, सुर का क्या हो जाएगा, असुर हो जाएगा। तो ऋजु का विकल्प नंबर बी अर्थात वक्र जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7वें की। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उन्मूलन शब्द का विलोम कौन सा है। तो आपको उन्मूलन का विलोम बताना है कि उन्मूलन का विलोम क्या बनेगा। तिमिर, पतन, रोपण और उद्वेग। तो आपको ये बताना है उद्वेग। तो आपको बताना है कि उन्मूलन का विलोम शब्द क्या बनेगा। तिमिर होगा, पतन होगा, रोपण होगा या उद्वेग होगा। तो बच्चों उन्मूलन का जो विलोम होगा वो रोपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोपण। अर्थात विकल्प नंबर 7वें का सी हो जाएगा। तिमिर का प्रकाश हो जाएगा, क्या होगा, प्रकाश हो जाएगा। पतन का उत्थान हो जाएगा और उद्वेग का निरुद्वेग हो जाएगा। तो तिमिर का प्रकाश होता है, पतन का उत्थान होगा, उन्मूलन का रोपण होगा, उद्वेग का निर्द्वेग हो जाएगा। अर्थात 7वें का विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 8वां कह रहा है विदुषी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि विदुषी शब्द का पुल्लिंग क्या बनेगा। आयुष्मान, बलवान, विदुर या विद्वान। तो आपको बताना है कि विदुषी शब्द का पुल्लिंग क्या बनेगा। अर्थात विदुषी का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। विदुषी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग शब्द आपको बताना है कि क्या बनेगा। आयुष्मान, बलवान, विदुर या विद्वान। तो बच्चों विदुषी का पुल्लिंग जो बनेगा वो विद्वान बन जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो 8वें का कौन सा सही होगा, डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9वां कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले लेखक कौन है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको ये बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के पहले लेखक कौन है। आगे हैं, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है या डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है। तो आपको बताना है कि कौन इसमें पहले हिंदी के जो है लेखक जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है। तो बच्चों ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को पहला 1968 में। अर्थात विकल्प नंबर 9 का सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 10वें की। कह रहा भारत कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद है। तो आज में जो रेखांकित पद है इसके बारे में आपको बताना है कि सुंदर शब्द क्या है इसमें। प्रविशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो आपको ये बताना है कि किस प्रकार का विशेषण है। रेखांकित पद जो है वो किस तरह का शब्द है, किस तरह का पद है। तो भारत कितना सुंदर देश है, इसमें रेखांकित पद जो है सुंदर, उसके बारे में बताना है कि प्रविशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या विधेय विशेषण है। तो बच्चों भारत कितना सुंदर देश है, तो सुंदर शब्द जो है एक तो विशेषण है, लेकिन जो कि विशेषण है नहीं इसलिए इसको हम विधेय विशेषण कहेंगे। तो विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा 10वें का। चलिए सवाल नंबर 11 कह रहा है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको ये बताना है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम का हुआ है, सन का हुआ है, सम्स का हुआ है या संस का हुआ है। तो आपको बताना है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम का, सन का, शम्स का या संस का। तो संस्कार शब्द में उपसर्ग किसका प्रयोग हुआ है ये बताना है बच्चों। तो संस्कार में शम उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात सम का प्रयोग हुआ है। सम धनकार मिल के क्या बनता है, संस्कार बन जाएगा। तो 11 का ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो बात सवाल नंबर 12 में आपको ये बताना है कि खूंटी शब्द का बहुवचन क्या बनेगा। खूंटिया, खूंटियों, खूंटियां या खूंटियां। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो खूंटी शब्द का बहुवचन आपको बताना है कि क्या बनेगा। खूंटियां, खूंटियों, खूंटियां, खूंटियों। तो आपको बताना है कि खूंटी का बहुवचन क्या बनता है। तो बच्चों खूंटी का बहुवचन खूंटियां होता है। अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो 12 का कौन सा विकल्प सही होगा, सी हो जाएगा। चलिए बात सवाल नंबर 13 कह रहा कि कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 13 में आपको ये बताना है कि किरण का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। अंशु, धूमकेतु, प्रभा और ज्योति। तो आपको ये बताना है कि किरण का कौन सा शब्द इसमें से पर्यायवाची नहीं है। अंशु, धूमकेतु, प्रभा या ज्योति। तो कौन शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। ए कह रहा अंशु, बी धूमकेतु, सी प्रभा और डी ज्योति। तो बच्चों इसमें से उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा ना। धूमकेतु जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका, किरण का धूमकेतु नहीं है। धूमकेतु का पर्यायवाची शब्द अनल हो जाएगा, दहन हो जाएगा, ज्वलन हो जाएगा, कृषाणु हो जाएगा, हुतासन हो जाएगा।
और बाकी तीनों जो है वो किरण के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो 13 का विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है। आपको ये बताना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में सर्वनाम कौन सा पद होगा, कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक। तो आपको ये बताना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 14 का आपका उत्तर बताना है कि बच्चों कौन सा सर्वनाम इसमें है। तो बच्चों 14 का उत्तर हो जाएगा बी, संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात 14 का विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। कर निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है। तो नीचे एक पंक्ति लिखी है, आपको इसमें अलंकार का चयन करना है। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। श्लेष है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या उपमा है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। श्लेष होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या उपमा होगा। तो बच्चों इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा, श्लेष। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र। श्लेष मतलब जब कभी किसी पंक्ति में कोई भी शब्द एक बार आता हो और उसके कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो भूषण के इसमें कई सारे अर्थ हैं, इसलिए अलंकार जो हो जाएगा वो श्लेष हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है कि जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा अलंकार इसमें है। उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उपमा या यमक। तो आपको ये बताना है कि जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, उपमा है या यमक है। तो 16 का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। तो बच्चों इसमें जो अलंकार होगा वो विरोधाभास हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। जहां विरोध न होते हुए विरोध का क्या हो, आभास हो, तो अलंकार विरोधाभास। जो जो बूढ़े श्याम रंग में तो कैसा हो रहा है, उज्जवल हो रहा है, अलंकार विरोधाभास। चलिए सवाल नंबर 17 में कह रहा है कौन सा शब्द तत्सम है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। गोधूम, पड़ोसी, शहीद या बहू। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है। गोधूम, पड़ोसी, शहीद और बहू। तो बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है। तो 17 का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से तत्सम है। तो बच्चों इसमें ए ऑप्शन जो है वो तत्सम है, बाकी तीनों तद्भव हैं। गोधूम इसका तद्भव गेहूं होता है। तो 17 का विकल्प नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 कह रहा मैंने खाना बनाया है किस काल का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि कह रहा है कि मैंने खाना बनाया है किस काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। तो आपको ये बताना है 18 का कौन सा विकल्प सही होगा। मैंने खाना बनाया है किस काल का वाक्य है। तो मैंने खाना बनाया है, इसका मतलब कि जो खाना बनाने की क्रिया है वो अभी अभी तुरंत क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। इसका मतलब कि इसमें जो काल हो जाएगा वो आसन्न भूतकाल हो जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो 18 का कौन सा विकल्प सही होगा, बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि 19 में, हाँ देखिए 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है कि चौराहा शब्द में समास है। तो आपको ये बताना है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा। क्रमधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। तो आपको बताना है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो बच्चों चौराहा मतलब पहला पद संख्यावाची है, इसलिए जो समास हो जाएगा वो द्विगु हो जाएगा, अर्थात 19 का विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से विदेशज है। किरण, शूप, उपास और फगुनी। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द इसमें से विदेशज है। किरण है, शूप है, उपास है या फगुनी है। तो आपको विदेशज शब्द का क्या करना है, चयन करना है। तो बच्चों 20 का विदेशज शब्द जो होगा वो बी विकल्प हो जाएगा। शूप शब्द जो है वो किस भाषा का है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, अर्थात सूप जो है वो विदेशज शब्द होगा। तो 20 का बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 में। कह रहा विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि विदेशी भाषा से जो शब्द आए हैं उन्हें क्या कहते हैं। देशज, तत्सम,
विदेशज या तद्भव। तो आपको बताना है कि जो शब्द विदेशी भाषा से आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, देशज कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है, विदेशज कहा जाता है या तद्भव कहा जाता है। तो बच्चों ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से आते हैं उन्हें हम विदेशज कहते हैं। विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। देशज जो देश काल में पैदा होते हैं, तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव जो उससे विकृत हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर। कह रहा तनु का पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है कि तनु शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, शरीर, झील, चंद्रमा या खटिया। तो आपको बताना है कि तनु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा। सवाल नंबर 22 का आपको उत्तर देना है कि तनु का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा, अर्थात तनु का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो बच्चों इसका शब्द होगा शरीर, अर्थात विकल्प नंबर ए जो है 22 का वो सही हो जाएगा। तनु मतलब शरीर होता है। चलिए विकल्प नंबर, अब देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, कपास ओटना का अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि कपास ओटना इसका अर्थ क्या बनेगा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, सांसारिक काम धंधों में लगे रहना, पूर्णतः स्वस्थ होना, बहुत साधन संपन्न होना। तो आपको 23 का उत्तर बताना है कि कपास ओटना का अर्थ क्या होता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, शारीरिक काम धंधों में लगे रहना, पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। तो बच्चों कपास ओटने का अर्थ क्या होता है, सांसारिक काम धंधे में लगे रहना, अर्थात विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो 23 का विकल्प बी है वो सही है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। कर निम्न में से कौन वार्णिक छंद है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा छंद जो है वो वार्णिक छंद है। दोहा, चौपाई, सवैया या रोला। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है छंद इसमें से जो है वो वार्णिक छंद की श्रेणी में आता है। तो बच्चों दोहा, चौपाई और रोला ये मात्रिक छंद है, जबकि सवैया जो है वर्णिक छंद है, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो 24 का सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, तो 24 का सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 कह रहा है और का और हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि और का और हो जाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए कह रहा है महापुरुषों का निरादर मूर्खता है, तंग करना, बदल जाना या झंझट पाल लेना। तो आपको ये बताना है कि और का और हो जाना इस मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या होता है। महापुरुषों का निरादर मूर्खता है, तंग करना, बदल जाना, झंझट पाल लेना। तो बच्चों और का और हो जाना मुहावरे का मतलब होता है क्या, बदल जाना, अर्थात विकल्प नंबर सी जो है वो 25 का सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। सवाल नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो आपको ये बताना है कि अर्जुन का पर्यायवाची इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द हैं। ए कह रहा है धनंजय, गुड़ाकेश, गांडीवर और सुरेश। बी कह रहा है धनंजय, पार्थ, कौंते, गुणाकेश। सी कह रहा है धवल, अवनीश, पार्थ, धनुर्धर। और डी कह रहा है गुणाकेश, धर्मराज, निशंगी और वसु। तो आपको ये बताना है कि 26 का उत्तर जो है वो कौन सा सही होगा, किस विकल्प में सभी अर्जुन के पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इसमें सभी शब्द जो हैं वो अर्जुन के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो आपको संयुक्त वाक्य का उदाहरण वाले वाक्य का चयन करना है। ए कह रहा है यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। बी कह रहा है बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। सी कह रहा है जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। और डी कह रहा है शाम हुई और गाय घर लौट आई। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य का क्या है, उदाहरण है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। तो 27 का उत्तर बताएं क्या हो जाएगा। तो बच्चों 27 का उत्तर विकल्प नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। यह जो है संयुक्त वाक्य का क्या है, उदाहरण है। चलिए सवाल नंबर 28 कह रहा एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में गिरियो मूर्छा खाए। इसमें कौन सा रस है। तो आपको ये बताना है कि इसमें किस रस का है, कौन सा रस इसमें है। वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस या बीभत्स रस। तो आपको बताना कि कौन सा रस होगा। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, कौन सा रस होगा। तो बच्चों इसमें जो रस होगा वो भयानक हो जाएगा। कौन सा रस होगा, भयानक रस, अर्थात 28 का विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। कर सुन सी सत्य असीस हमारी, आप पूज ही मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है? तो आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है। सुसीन सत्य, सुनुषी सत्य असीस हमारी, अपूज ही मन कामना तुम्हारी। तो आपको बताना कि कौन सा छंद है इसमें, सोरठा, दोहा, वर्वे या चौपाई। तो आपको 29 विकल्प का उत्तर बताना है। 29 नंबर सवाल का कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। सोरठा, दोहा, वर्वे या चौपाई। तो बच्चों इसमें कौन सा छंद है? चौपाई छंद में लिखा गया है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं होती है। और बच्चों आज का अंतिम सवाल, मोहन ऊपर सो रहा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण को पहचानना है। तो आपको जो रेखांकित अंश है उसमें क्रिया विशेषण को क्या करनी है, पहचान करनी है। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको ये बताना है कि मोहन ऊपर सो रहा है, इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द ऊपर है उसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो 30 का बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। इसको कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो कौन सा उत्तर होगा, सी विकल्प हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो बच्चे टीजीटी पीजीटी की तैयारी या साहित्य से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं तो रात 9 बजे जो है मैं लाइव आऊंगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।